मैम स्टार्ट कर दीजिए आप लाइव। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी ठीक होंगे। और आज आपकी लास्ट क्लास है, सो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी ये क्लास जल्दी ख़त्म करके और अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ठीक है ना, कि किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, अगर टाइम मिलता है तो। और बाकी आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, ये टॉपिक आपका जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, ये वही टॉपिक है। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने फर्स्ट उसमें बताया था कि आपका ये फर्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक के अंदर हम गवर्नेंस की बात करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल शिफ्ट, पावर एंड गवर्नेंस। आपको पहले ही बताया था कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है। थोड़ा सा इसको मैं आपके साथ इसलिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें, जिन लोगों ने पहले क्लास में नहीं ली थी या जो इस टॉपिक को नहीं समझ पाए हैं पिछली क्लास में या जिन्होंने नहीं ली है क्लास, तो वो इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाएँ। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें मैं प्रीवियस उसकी बता रही हूँ। तो जैसे कि हमने देखा है कि जो यहाँ पे पावर की बात हो रही थी कि ग्लोबल शिफ्ट, पावर एंड गवर्नेंस, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। पावर की हम जो बात करते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी से अपना काम करवा लेना या किसी की बात को मना करने से मना करने की क्षमता रखना पावर कहलाता है। तो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला या उसको कंट्रोल करना ही, उसकी क्षमता को ही कहते हैं पावर, ठीक है। या आप किसी से काम करवा लो, ठीक है ना, चाहे वो मजदूर हो सकता है या कोई स्टूडेंट हो सकता है या फिर घर के बच्चे हो सकते हैं या आपका कोई दोस्त हो सकता है या ऑफिस में कोई भी कलीग हो सकता है, ठीक है ना, या कोई वर्कर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप अपना काम करवा लें, उसी को बोलते हैं। या किसी अन्य तरीके से क्षमतापूर्ण दूसरों को प्रभावित नहीं होने देता। जैसे कि कुछ होते हैं कि मैं आपसे कितना ही कह लूं कि नहीं, आपको आज क्लास लेनी है और आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं, उन्हें क्या मतलब वो क्या कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे मैम कुछ भी बोले, हम तो अपने मौजी हैं, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब वो मेरी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्लास हो रही है नहीं हो रही है, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या डिस्कशन हो रहा है, डजेंट मैटर, क्योंकि वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो इट मीन्स उनके पास एक अलग ही उनकी अथॉरिटी है, उनकी अलग ही एक पावर डोमेन है, जो कि वो चाहे वो घर वाले भी अगर उनको बोलते हैं कि बेटा ये ग्लास उठा के वहां रख दो, वो तब भी बेड से नहीं उठते या सोफे से नहीं उठते। तो वो क्या है कि हाँ, वो दूसरे लोगों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक तरह से पावर देखी जाती है, बल्कि फर्क ये है कि इस तरह की जो पावर होती है वो अच्छी पावर नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ मैं फैमिली और जो टीचर्स और मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में इसको कह रही हूँ कि इस टाइप की जो आप टीचर्स और पेरेंट्स और इन सबसे अगर आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो पावर है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चली जाती है, उसको हम पॉजिटिव पावर नहीं कह सकते क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव अप्रोच नहीं दिखाता है। अब वहीं हम देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि शक्तियों के प्रकार की, शक्तियों के प्रकार की, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोगों ने भी देखा था कि पीपीटी वाज नॉट वर्किंग, ठीक है ना। तो शक्तियों के प्रकार की बात करें तो शक्तियों के जो प्रकार हैं उसके अंदर जो पहला मतलब शक्तियों के प्रकार के बारे में जोसेफ नाई बात करते हैं। तो जोसेफ नाई का कहना था कि पहली बार जोसेफ नाई ही थे जिन्होंने शक्ति के डायमेंशन बताए, उनके तरीके बताए, उनके प्रकार बताए कि शक्तियों के कितने टाइप होते हैं। तो जोसेफ नाई ने शक्तियों को 3 टाइप में बताया। बेटा आप में से जिनका भी माइक ऑन है वो कृपया अपने माइक को ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो पहला जो आपका शक्तियों का प्रकार है, उसमें पहला प्रकार है आपका हार्ड पावर, दूसरा है आपका सॉफ्ट पावर और तीसरा है आपका स्मार्ट पावर। हार्ड पावर को हम यहाँ कठोर शक्ति के रूप में भी जानते हैं। अगर हम हार्ड पावर की हम बात करते हैं तो हार्ड पावर का मतलब यहाँ पर है जो चीजें दिखाई देती हैं, जिसके अंदर हम बल का यूज करते हैं, जैसे कि आपकी मिलिट्री पावर हो गई, ठीक है ना, आर्थिक पावर हो गई, फाइनेंशियल, कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं और आप बड़े बड़े विमान खरीद रहे हैं या आप मिसाइल बना रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी पावर्स ही हैं। तो आर्थिक पावर की किसी चीज को आप जबरदस्ती करवा रहे हैं, चाहे वो सैनिक क्षमता से लेकर हो या कुछ भी हो। कई देशों के अंदर आपने देखा है जो अभी करंटली इश्यूज आए हैं, उनके अंदर क्या था कि उनके अंदर
सीधा बोल दिया गया और जो वहाँ की सेना थी उन लोगों ने घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की, जबरदस्ती की और महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसे कारनामे उन्होंने किए। तो एक तरह से जबरदस्ती वाले कार्य हैं। वहीं अगर हम मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोगों की बात करते हैं, बेटा ये किनका स्पीकर ऑन है? ये आप अपने स्पीकर्स को ऑफ क्यों नहीं कर लेते हैं? तो वहीं ये हार्ड पावर कहलाती है। वहीं हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि किसी को फॉलो करना और किसी को फॉलो करवाना, वो भी अपनी मन मर्जी से, ठीक है ना। कि आप जैसे कि आप सब जानते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप देख रहे हैं कि हाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप खुद ही उनका जो ड्यूटी है घर में सफाई करना, खाना बनाना, वो सब आप अपने आप करने लग जाते हैं, आपको उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सॉफ्ट पावर है कि हाँ आप मतलब उनका अनुनय कर रहे हैं, कि उनको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, आपके लिए करते हैं, आप उनके लिए करते हैं। तो सॉफ्ट पावर वही काम करती है जहाँ पे प्रेम पूर्वक और किसी के मतलब बहकावे में ना आकर जबरदस्ती से ना किया जाए। और ये चीजें दिखाई नहीं देती है इसके अंदर, ना ही आप आर्थिक ताकत का यूज करते हैं, ना ही सैन्य ताकत का यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। स्मार्ट पावर की हम बात करें तो स्मार्ट पावर के अंदर जो है दोनों का मिश्रण देखा जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो बड़ा ही बंदा ढीठ है, इसको तो हमने प्यार से समझा लिया और मतलब हर तरीके प्यार से समझा लिया और घुमा के समझा लिया, इधर से समझा लिया, उधर से समझा लिया, ये तो समझ के ही नहीं दे रहा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो भाई इसको मतलब दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो वहां पर फिर क्या है, आप उसकी मार पिटाई करोगे, पिटाई से समझाओगे फिर उसको, ठीक है ना। तो इसलिए इसको दोनों का मिश्रण कहते हैं, जहां पर आप पहले प्यार से देखते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वो समझता है तो ठीक है, वरना फिर लठ वाले काम होंगे। तो इस तरीके से जो जोसेफ नाइन है उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर। अब ग्लोबल शिफ्ट की हम बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोबल का मतलब वैश्विक है। वैश्विक का मतलब होता है कि पूरे विश्व के जो ट्रेड करने के जो दरवाजे हैं, वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वो सभी देशों के लिए खुल गए हैं। और एक ऐसी नीति बन गई है जिसकी वजह से आने जाना मतलब जो आवागमन है, आना जाना है, वो सारी चीजें बहुत ही इजीली अब लोगों को अवेलेबल हो रही है। और देश विदेश में लोग आए आने जाने का जो उनका सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तेजी से प्रसारित हो रहा है, ये फैल रहा है। तो 21वीं शताब्दी के अंदर अगर हम बात करें तो इस 21वीं शताब्दी में जो इस तरह की जो सिचुएशन हो रही है, आने जाने वाली सिचुएशन, इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जितना ये ट्रेंड बढ़ रहा है उतना ही जो पावर का जो फ्लो है वो चेंज होता जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम बात कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार एंड कोल्ड वार की, तो उसके अंदर क्या था कि सिर्फ एक एक पूरा जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1990 के अंदर, और पूरे विश्व में एक ही पावर बची थी और वो थी यूएस, ठीक है ना। अमेरिका को ही एक पावर माना गया था, तो उसको हम यूनिपोलर बोलते थे, मतलब कि पूरे विश्व में एक ही पावर है जो बहुत अच्छे कंडीशन में भी थी और लोगों को कंट्रोल करने की ताकत भी रखती थी। लेकिन ये 1900 मतलब 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के मध्य की बात थी, क्योंकि 1990 का हम सीन देख सकते हैं, तो 20वीं शताब्दी तब लगी नहीं थी, तो इसलिए ये 19वीं शताब्दी के मध्य का सीन था। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई, अब कंडीशन बहुत चेंज हो गई, क्योंकि लोगों ने अब अपने जो दरवाजे हैं वो पूरे वैश्विक तौर पर खोल दिए हैं कि कोई भी आ जा सकता है, ट्रेड कर सकता है, कल्चर जो है आपका वो चेंज हो सकता है। तो 21वीं शताब्दी में ये सारी चीजें वो चेंज हो रही है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पावर है वो उसके अंदर चेंज हो रहे हैं। इसकी वजह से वैश्विक शासन व्यवस्था जो है, मतलब जो एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, गवर्नेंस, शासन कौन अभी कर रहा है, यूएन की हम भूमिका इसके अंदर देखते हैं, ठीक है ना। ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूबी हो गया, यूएन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये वैश्विक शासन व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है शासन करने वाले की। कि कोई व्यापार को लेके शासन की बात करता है, तो कोई बात करता है आपके राजनीति की, कोई आर्थिक की बात करता है, तो कोई करता है ह्यूमन राइट्स की। तो ये सारे क्या है कि किस तरीके से सभी देशों के अंदर जो शासन किया जा रहा है, चाहे वो मनुष्य के ऊपर लेकर हो, चाहे उनके विकास को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, तो ये इसको हम बोलते हैं वैश्विक शासन। और वैश्विक शासन के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएन, डब्ल्यूबी, आईएमएफ, ठीक है ना, गेट है ना, आईटीओ, तो ये सारी चीजें थी। तो इसमें जब परिवर्तन आया, तो इस परिवर्तन में क्या हुआ, जैसे इन चीजों के अंदर परिवर्तन आने
लगा और डे बाय डे जो पॉलिसीज थी वो चेंज होने लगी थी। तो पॉलिसीज चेंज होने की वजह से क्या है, क्योंकि मान लीजिए कि अभी ह्यूमन राइट्स को लेकर कुछ चीज़ें बनी हैं और इन फ्यूचर 10 साल के बाद उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि जब उसके अंदर संशोधन किया गया तो वो संशोधन में होने की वजह से जो आपकी शक्ति है, जो पावर का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ है, ठीक है ना। और पावर के स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है तो उसी को हम बोलते हैं गवर्नेंस की जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है, शासन करने की पावर अब शिफ्ट हो रही है। तो ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि वैश्विक बदलावों की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वैश्विक बदलावों में दो आयाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो आयाम कौन से हैं? वैश्विक शक्ति परिवर्तन, ठीक है ना, और वैश्विक शक्ति शासन। तो मतलब एक तो यह है कि किस तरीके से शक्ति में परिवर्तन हो रहा है और एक है कि किस तरीके से शासन में परिवर्तन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि शक्ति में कैसे परिवर्तन हो रहा है, जो शक्ति है वो किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या टीएनसी है या जो इस तरह की चीजें हैं अब उनके पास जा रही है, क्योंकि अब शासन जो है वो अब कंट्री के थ्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि कंट्री अब एक की तरफ बात करती है। अब जो शासन है वो कंपनीज और ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज खुल रही है अब उनके अंडर आ गया है, क्योंकि इसके अंदर अब सारे देश के लोग कहीं ना कहीं फिट होते हैं। तो वो अब कंट्रोल करने लग गए हैं देशों को। जैसे कि आप चाइना देखते हैं, चाइना भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अमेरिका तो पूरी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सके, अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जो है वो यूएन वगैरह में दे, अपना फाइनेंशियल ज्यादा खर्च करे ताकि लोग जो हैं उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हों और उसको ज्यादा माने। तो इस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वैश्विक शासन में कैसे बदलाव आया है, और यहाँ हम केवल ये ध्यान रखेंगे कि वैश्विक शासन में जो बदलाव है वो वैश्विक शक्ति परिवर्तन की वजह से हुआ है। ग्लोबल जो ग्लोबल जो पावर थी, वैश्विक पावर जो थी जैसे कि अमेरिका के पास थी, तो वो जो अब चेंज है वो किस तरीके से वैश्विक शासन में बदला है। तो वैश्विक पावर का परिवर्तन वैश्विक शासन में किस प्रकार से हुआ है हम इस पे ध्यान देंगे, इसी को स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करें तो वैश्विक शासन परिवर्तन जो है वैश्विक पर निर्भर है पावर शिफ्ट का होना। मतलब कि ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जब आया तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ, पावर्स आई, ठीक है ना, आपका आना जाना शुरू हुआ। और पावर्स जब लोगों के पास इतनी हो गई तो अब लोगों को टेंशन हो गई कि जो पावर है वो कहीं ना कहीं अब एक शासन के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह अनार्की मतलब कि अराजकता फैल सकती है। अराजकता का मतलब होता है जहां पर कोई भी शासन हो रहा है उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने जिस पे पैर रख दिया वो जमीन मेरी है, ये वाला मतलब सीन होता है। जिसकी लाठी है ना उसी का सारा काम है। तो यहाँ पर बल वाली चीजें आ जाती हैं। तो इससे थोड़ा सा डर कर फिर बोला कि नहीं, अब ग्लोबल पावर की बात तो ठीक है कि हाँ ग्लोबल पावर है, लेकिन अब ग्लोबल गवर्नेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस प्रकार हम मतलब जो वैश्विक बिजली बदलाव कह सकते हैं या फिर इसको शक्ति के रूप में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वैश्विक पावर है उसके अंदर जो परिवर्तन आया है उसके अंदर प्राथमिक परिवर्तन किसको मानेंगे? प्राथमिक परिवर्तन मानेंगे हम गवर्नेंस को, शासन को। क्यों मानेंगे? क्योंकि शासन पावर जो है आप सभी जानते हैं कि पावर सबसे पहले यूएस के पास था, तो गवर्नेंस की पावर भी उसी के पास थी। लेकिन अब पावर जैसे जैसे शिफ्ट होती जा रही है, भारत के पास भी है, चाइना के पास भी है, जापान के पास भी है, ब्रिटिश के पास भी है। तो अब क्या हो रहा है कि अब शासन भी चेंज होता जा रहा है। अब एक ही देश पूरे विश्व पर शासन नहीं कर सकता। अब जो है अन्य जो देश हैं अब वो भी उस शासन के अंदर पूर्ण रूप से भागीदारी करने लगे हैं। तो अब जो वैश्विक प्रशासन की जो दूसरी पाली के रूप में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कि पहली मतलब जो आपकी प्रथम पाली थी, पहला चरण जो था उसके अंदर सिर्फ यूएस जाना जाता था। यूएस से पहले यूएस एंड यूएसएसआर जाना जाता था। लेकिन अब हम दूसरी पाली की बात करें जो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, उसके अंदर हम पूरे विश्व को देखते हैं। वैश्विक शासन, वैश्विक शासन क्या है? वैश्विक शासन आमतौर पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक समस्याओं का सामूहिक प्रबंधन है, मैनेजमेंट है।
ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि अब लोगों ने व्यापार तो करना शुरू कर दिया था, व्यापार करना शुरू किया, आना जाना शुरू किया, कल्चर्स चेंज हुए, एक दूसरे में ट्रांसफर हुए, ठीक है ना, हमने लिया और दिया, ये सारी चीजें हुई। इन सब चीजों से जितना ही फायदा हो रहा था उतना नुकसान भी हो रहा था। तो वैश्विक शासन मतलब जो वैश्विक पावर है, उन वैश्विक पावर की वजह से या इंटरनेशनल पावर्स की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वैश्विक शासन को लाया गया था। तो वैश्विक शासन क्या है? वैश्विक शासन परिणाम है। वैश्विक शासन किसका परिणाम है? वैश्विक शासन परिणाम है ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है वैश्विक शासन, या ग्लोबल पावर्स का जो परिणाम है वैश्विक शासन की, ग्लोबल पावर्स की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से वैश्विक शासन को लाया जाना पड़ा, ताकि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, संसाधनों को लेकर हो, ठीक है ना, संसाधन जैसे कि पानी की कमी हो रही है, या फिर तेल है, खाद्य पदार्थ है, इन सब की कमी हो रही है, ठीक है ना, तो गरीबी है, सूखा है, इन सब की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या रोजगारी में जो कमी आ रही है, मतलब इस तरह के जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ वैश्विक ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही है। एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम हो रही है, ह्यूमन राइट्स की जो प्रॉब्लम हो रही है, ह्यूमन सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम हो रही है, वो वैश्विक शासन मतलब ग्लोबल पावर की वजह से हो रही है, ठीक है ना, वैश्विक शक्ति की वजह से। तो इस वैश्विक शक्ति की वजह से जब ये पावर क्रिएट हुई है, तो इसी पावर को मेंटेन करने के लिए वैश्विक शासन लाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इन पावर्स को कंट्रोल करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी। इन पावर्स को कंट्रोल करने के लिए फिर सोचा गया कि कुछ हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाया जाना चाहिए जो कि इन पावर्स को कंट्रोल कर सके। तो इन समस्याओं के मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसे संस्थान या ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिनके माध्यम से इनको सॉल्व किया जा सकता था। और इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में राज्य और गैर राज्य मतलब जो एनजीओज हैं या जो नॉन स्टेट हैं, ठीक है ना, जिनको भी जैसे कि कंपनी वगैरह हो गई, ठीक है ना, या स्टेट सीधे की जैसे कि भारत, चाइना, अमेरिका जैसे देश हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इन वैश्विक संस्थाओं की हम बात करते हैं तो उसके अंदर है आपका यूएन। बेटा ये किसका स्पीकर ऑन है? साहिल शर्मा किसका है ये स्पीकर ऑन? क्लास में प्लीज डिस्टरबेंस ना होने दे। हाँ, तो यूएन, डब्ल्यूबी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये सारे क्या हैं? ये सारे इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल गवर्नेंस के, और ये सारे इंस्टीट्यूशन ही जिम्मेदार हैं इन मतलब इन ग्लोबल पावर्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको खत्म करने के लिए। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तौर पे इंस्टीट्यूशन को निर्माण किया गया था। अब वैश्विक शासन में वैश्विक प्रवासन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट थर्ड क्लास में बताया था कि माइग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो वैश्विक शासन के अंदर आपका क्या आता है? वैश्विक प्रवासन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वित्तीय प्रबंधन। ये बहुत डिस्टर्बेंस। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? मैम क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। अब भी नहीं आ रही है? अब आई है क्लियर। हाँ, तो वैश्विक शासन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं? ज्यादातर वैश्विक शासन में जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो है आपका प्रवासन, मतलब कि माइग्रेशन, ठीक है ना। जो माइग्रेंट होते हैं, जो भारत से अमेरिका जाएं, पाकिस्तान जाएं, जापान जाएं, या वहां के लोग यहाँ आए, उनको प्रवासन बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रवासन होते हैं ये काफी टाइम के लिए वहां नहीं रहते हैं, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, जैसे कि आपके घरों में रहने वाले किराएदार, ठीक है ना। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को भी इसी श्रेणी में देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन मतलब फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट किया जाता है, जहां पर भूखमरी, सूखा जैसी प्रॉब्लम है उनको डेवलप करने के लिए जो आप ऋण वगैरह देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, इधर से उधर कंपनीज का शिफ्ट होना और अपनी अपनी नई नई ब्रांचेस खोलना, ठीक है ना, और जो भी चीजें आ रही हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना या नहीं लगाना। महामारी जैसे कि कोविड हो गया या प्लेग हो गया, ठीक है ना, आदि ऐसी समस्याएं हैं जो कि वैश्विक पावर की वजह से क्रिएट हुई है, और इन सारी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए वैश्विक शासन लाया गया था।
राष्ट्र ग्लोबल गवर्नेंस में शामिल राज्यों को उस शक्ति के अनुसार वेटेज दिया जाता है जो उसके पास इंटरनेशनल सिस्टम में होती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आप जो है अपने पड़ोसी देशों को इम्पोर्टेंस देंगे। टैक्स अगर आप कहीं पे 100% लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ उस जगह की वैल्यू ज्यादा है जहां आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अमेरिका से मान लीजिए कोई चावल यहाँ पर लाया जा रहा है और वो जो चावल है वो 30 रुपए का हम देख रहे हैं, ठीक है ना, 30 रुपए का यहाँ पे बिक रहा है। उनके पास बहुत अच्छी हाई क्वालिटी उनके पास काफी अच्छी क्वालिटी वाले चावल हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है और वो 30 रुपए में इंडिया में मिल रहा है। वहीं अगर हम अपने किसानों की बात करें तो हमारे जो किसान हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छा फाइनेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके जो चावल हैं बड़ी मेहनत से उसी मतलब अमेरिका के जो चावल हैं उन चावलों की अगर तुलना करें तो उतने ही चावल हमारे यहाँ पे 50 रुपए में या 40 रुपए में मिल रहे हैं। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब सस्ते में इंटरनेशनल लेवल का चावल उन्हें खाने को मिल रहा है इतनी अच्छी क्वालिटी का, तो वो उसकी तरफ जाएंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है? गवर्नमेंट करेगी कि 100% टैक्स लगा देगी उसमें। टैक्स लगाएगी तो अब क्या होगा कि भारत से मिलने वाला चावल 30 रुपए मतलब जो 40 का था वो अब अमेरिका का जो चावल मिल रहा है वो भी अब 40 का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लोग अमेरिका के चावल खरीदने की कोशिश कर रहे थे अब उनका ध्यान थोड़ा थोड़ा भारतीय चावलों पर भी जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो शक्ति के अकॉर्डिंग ही वेटेज भी दिया जाता है। जो उसके लिए काफी अच्छा मतलब सपोर्टिव देश है वो उसके ऊपर कम से कम टैक्स लगाता है ताकि उसके जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको बेनिफिट मिले और हमारे लोग जो वहां जा रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिले, या हमारा जो ट्रेड हो रहा है वो सस्ता हो, कम से कम टैक्स लगे, वेटेज ज्यादा दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसके ऊपर निर्भर करती हैं। अधिक शक्तिशाली देश वैश्विक शासन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका है वो जानबूझकर भी मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब में पार्टिसिपेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपना फाइनेंस वहां पर देने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको पता है कि यूएन में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करने वाला है वो अमेरिका ही है, यूएसए ही है, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका पावर परसेंटेज वहां पर बढ़े, लोग उसको ज्यादा पूछें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन ज्यादा कमाती है तो घर में जो प्रायोरिटी दी जाएगी या जो कुछ पूछा जाएगा डिसीजन मेकिंग में उसकी ज्यादा भागीदारी होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखा जाता है। वहीं जैसे कि देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद का जो युग शुरू हुआ था उसमें अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन गया था और शक्ति जो थी वो एक ध्रुवीय हो गई थी, मतलब कि सारे देशों से खिंचकर अब अमेरिका के पास चली गई थी। अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ में भी कुछ ऐसे देश थे जो कि कुछ हद तक काफी शक्तिशाली रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना जो है यूएसएसआर से पूरा अलग ही सेटअप कर लिया था। तो वो अब खुद को बिल्डअप करने में लगे हुए थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था कि किसके पास कितनी पावर है। अब वो अपनी शक्ति खुद ने खुद गेन करने लगे थे, जैसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री को बनाना और ये मिसाइल वगैरह को क्रिएट करना, इन सारी चीजों के अंदर उनका काम हो गया था। इसलिए इस तरह से जो शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये पावर है, ठीक है। तो इस तरह जो शक्ति का वितरण है मतलब शक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं विभिन्न देशों के बीच में, तो वो शक्ति जो है वो पहले क्या थी? मुख्य रूप से अमेरिका और उसके कुछ नाटो सहयोगी जो थे उनके पास थी। नाटो का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, जो वैश्विक शासन जैसे कि आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएन, ठीक है ना, डब्ल्यूबी आदि के लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि इन सब के अंदर ये सारे थे इसके अंदर और अपनी अच्छे लेवल पर भूमिका निभाते थे फाइनेंस को लेकर। सभी वैश्विक शासन संस्थानों में भेदभाव मतलब उस टाइम पे भेदभाव काफी देखा जाता था, जो केवल विश्व की प्रमुख शक्तियों के पक्षधर थे और विकासशील राष्ट्र जैसे कि चाइना, भारत, ब्राजील आदि के हित में भी थे। उस टाइम पे क्या था? जो जितने भी इंस्टीट्यूशन बन रहे थे उसमें उस टाइम पे काफी भेदभाव देखा जाता था। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे कहते हैं कि 5% या जो 5 ही मुख्य देश माने जाते थे, यूएस है और रशिया है, ब्रिटेन है, चाइना है,
ठीक है ना। ये सारे मुख्य देश इसके अंदर माने जाते थे और इनके पास ही पावर थी निर्णय लेने की। जैसे कि आपको पता है कि यूएन के अंदर जब डिसीजन लिया जाता है तो वीटो पावर के आपने बारे में सुना होगा कि वीटो पावर उनको जो दी जाती है वो उनके फाइनेंस के उसमें होती है कि जिसका ज्यादा यहाँ पर फाइनेंस इन्वेस्ट लगा हुआ है, जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है पैसों को लेकर, उसके वेटेज ज्यादा मानी जाएगी। तो इस तरीके से अब वही है भाई, हमारी तो इतनी औकात है नहीं, ठीक है ना। और जो छोटे जो अफ्रीका है, पाकिस्तान है, ऐसे देशों की तो कोई साउथ मतलब ये जो एशिया जैसे जो देश हैं इनकी तो उस टाइम पे कोई मतलब लेवल नहीं था कि ये लोग वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर सकें। तो ये बस ये था कि वहां पर जो डिसीजन लिया जा रहा है ये उनको मान लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मतलब अब जो चीजें हैं चेंज हो गई हैं। सभी वैश्विक शासन संस्थानों में जो भेदभावपूर्ण जो प्रावधान थे वो अब खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी में जो विश्व में एक वैश्विक शक्ति शिफ्ट देखने को मिला है, जैसे कि चीन का उदय हुआ, भारत, रूस ने दोबारा से अपनी भूमिका बनाई है, दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ब्राजील आया है। ये सारे देश इस तरीके से उभरे हैं कि इन्होंने अमेरिका से खुद को कंपैरेटिवली इतना कर लिया है, उसके बराबर तो नहीं है पर इतना कर लिया है कि वो अब उसके नियंत्रण में नहीं आ सकते, इतना दम रखते हैं कि अब वो उसको मना कर सकें। ठीक है ना। तो अभी 21वीं सदी में इस तरीके से पावर्स जो हैं किस तरीके से, चाइना को देख लीजिए। आज का हम फाइनेंस देखते हैं तो चाइना जो है वो 12% और अमेरिका 7% पर आ गई है। तो देख लीजिए चाइना ने कितना ज्यादा गेन करा है खुद को। तो इसलिए जो है अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना और इन सारी चीजों की तरफ ज्यादा वो नहीं रहता। पावर जो है डायनेमिक्स में परिवर्तन के साथ ग्लोबल गवर्नेंस में उसके बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए बढ़ती शक्तियों द्वारा मांग की जा रही है। क्योंकि जैसे कि ग्लोबल गवर्नेंस के जैसे जैसे ग्लोबल गवर्नेंस ज्यादा बेहतर हो रहा है, मतलब कि जो विकासशील देश हैं उनकी जैसे जैसे इसमें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ रही है या वो लोग ज्यादा इसमें भागीदारी कर रहे हैं। भारत मान लीजिए पहले 2 रुपए देता था, फिर 10 रुपए देता था, फिर 25 रुपए देने लगा, 50 देने लगा। तो ऐसे क्या है, ऐसे जैसे जैसे बाकी देशों का लेवल उसमें बढ़ता जाएगा वो जो अपना इन्वेस्ट है वो उसके अंदर ज्यादा बढ़ोतरी करने लगेंगे। अब तो भारत का काफी अच्छा लेवल हो गया इसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो पावर है, पावर शिफ्टिंग अब धीरे धीरे वहां से यहाँ भी आ रही है। ठीक है ना। तो इसमें ये काफी अच्छा रहा है अभी तक का कि भारत जैसे देशों ने अब वैश्विक लेवल पर शक्तियों को अपने अंडर में अब करना शुरू कर दिया है और इतना उन्हें सक्षम बना दिया है कि अब वो किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करें। नेक्स्ट हम बात करें तो वैश्विक संस्थानों की उभरती हुई विशेषताएं क्या हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ये एक पावर के रूप में काम करते हैं। देखो अनौपचारिकी पहला जो विशेषता है, पहली विशेषता है अनौपचारिकीकरण। ठीक है ना। अनौपचारिकीकरण का मतलब है कि पहले वैश्विक संस्थानों को एक औपचारिक चार्टर जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक, इन सब ने बनाया था। ठीक है ना। एक चार्टर तैयार कर दिया था और उसके अंदर कुछ ही शक्तिशाली देश थे, 5 देश थे जिन्होंने इस चीज को तैयार किया था और उन 5 देशों ने ही एक अपना संविधान तैयार कर दिया यूएन का कि ऐसे ऐसे काम चलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब बिना किसी औपचारिकता के चार्टर के कई क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थान बने हैं जो मौजूद संस्थानों को भी चुनौती देते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बताया था ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 2006 के अंदर जून में। इसका मुख्यालय शंघाई में देखा जाता है, शंघाई में है। शंघाई कहाँ पर है, चाइना के अंदर। दक्षिण अफ्रीका को भी इसके अंदर 2010 में शामिल किया गया। ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है SCO। ठीक है ना। SCO जो है ये 2001 में बनाया गया था और इसका मुख्यालय है बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ है, चाइना में। तो ये इस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है, क्योंकि औपचारिक के अंदर सब कुछ आपको रिटर्न में करना होता है, पेपर्स पे करना होता है। ये कुछ ऐसे हैं जो कि UN और IMF और वर्ल्ड बैंक से हटकर हैं, अलग हैं। ठीक है ना। इनकी स्थापना इसलिए ही की गई थी ताकि जो वैश्विक इंस्टीट्यूशन हैं जो कंट्रोल करने में लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा ये मात दे सकें, और बाकी जो इसके अंदर अपनी पावर्स में भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक जैसी जो इंस्टीट्यूशन है, वो इन जैसे इंस्टीट्यूशन का सहारा लेकर खुद को ग्रो अप कर सकें। दूसरा है बहुपक्षीय संस्थाएं, जो कि
एक तरह से गतिरोध का सामना कर रही है। बहुपक्षीय संस्थाओं का मतलब जो कि बहुत सारे पक्षों पर ध्यान देती हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो WB है, वर्ल्ड बैंक, वो सिर्फ ऋण को लेके फोकस करता है, ठीक है ना। IMF किसको फोकस करता है? वर्ल्ड बैंक गरीबी हो, डेवलपमेंट हो, भूखा हो, सूखा हो, इन सारी चीजों पे फोकस करता है। लेकिन IMF की अगर हम बात करते हैं तो IMF किसकी बात करता है? आपको ऋण दे देगा, लेकिन ऋण भी उसी को देगा जिसकी कंडीशन देने लायक अच्छी होगी, ठीक है ना। और IMF के थ्रू ही ये जो मार्केटिंग होती है, या कह लो ये सोने और चांदी में उतार चढ़ाव होते हैं, ये सारे के सारे उसी की वजह से होते हैं। तो वहीं बहुपक्षीय जो संस्थाएं हैं, बहुपक्षीय संस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अब गतिरोध का सामना कर रही हैं। WB, IMF, WTO और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में प्रमुख शक्ति और उभरती शक्तियों के बीच में अब मतभेद हो रहा है, क्योंकि जो बहुपक्षीय संस्थाएं अब वो एक चीज नहीं, अब वो ट्रेड को भी देख रही हैं, गरीबी को भी देख रही हैं, भुखमरी को भी देख रही हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट को भी देख रही हैं, डेवलपमेंट को भी देख रही हैं, ठीक है ना, आतंकवाद, पर्यावरण, इन सारी जैसी समस्याओं पर भी फोकस कर रही हैं। तो अब इन्होंने क्या, इनका तो कंपैरिजन हो गया, कंपटीशन बढ़िया इनका तो, क्योंकि UN और बताइए किसका स्पीकर ऑन है? अब ये जो UN है और ये सारी जो चीजें हैं, जब आप इस तरीके से, मतलब आपकी वॉइस पूरा मतलब फ्लो खराब कर देती है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जो संयुक्त राष्ट्र है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनका जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर था। सबके अलग अलग चीजें थी और वो सिर्फ एक ही चीज के लिए बना, जैसे IMF अलग बना था, वर्ल्ड बैंक अलग और संयुक्त राष्ट्र अलग, ठीक है ना। लेकिन ये जब तीनों बने तो तीनों के अलग अलग उद्देश्य थे और एक ही चीज पे फोकस था उनका। अगर UN की बात करें तो UN का था कि हाँ, पूरे विश्व के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने बनाया है यहाँ पे ताकि आप डिस्कशन कर सकें। IMF की बात करें तो फाइनेंस से रिलेटेड ये बना था, ठीक है ना, इसके अंदर बाकी कुछ और चीज नहीं थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि बहुपक्षीय संस्थानों की, तो वो बहुपक्षीय संस्थान जो है वो तो WB का भी काम कर रही है, IMF का भी काम कर रही है, UN जैसी संस्थाओं का भी काम कर रही है, और बाकी जो अन्य समस्याएं हैं, अभी मैंने बताया टेररिज्म, पर्यावरण, भुखमरी, इन सब पे भी काम कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन तो बढ़ेगा कि अब वहां से वहां ना जाकर आप यहाँ जाना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए WB, वर्ल्ड बैंक में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को हमेशा US बनाया जाएगा, मतलब जो राष्ट्रपति है वो US से बनेगा। और IMF के मामले में अगर देखा तो IMF का जो MD बनेगा वो हमेशा यूरोप से होना चाहिए। ये एग्जाम्पल था कि अगर, मतलब पावर्स देखिए ना, कि अगर आप IMF में जा रहे हैं तो यूरोप में जाएंगे, यूरोप का मेन बंदर बनेगा। और अगर हम WB की बात करें तो वहां का राष्ट्रपति कौन बनेगा? वो अमेरिका से बनेगा। लेकिन बहुपक्षीय संस्थाएं जो कि मैंने बताया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है ना, SC हो गया, ऐसी जो संस्थाएं अब बन रही हैं उसके अंदर ये कंडीशन नहीं है। उसमें है जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ज्यादा देशों को सपोर्ट करेगा, उसको ही मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बट कंपटीशन जो है इनके बीच में ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट वही है, उभरते हुए देश में मतदान की प्रणाली भी देखी गई है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये आपका जो UN और ये IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो वोटिंग सिस्टम है, जो जितना ज़्यादा फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको वोटिंग परसेंटेज उतना ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, उसकी बात का उतना ही ज़्यादा वेटेज होता है। तो ये जब सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो ये चीज़ें अब लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि भाई ये क्या बात हुई, प्रॉब्लम सॉल्व तो हम भी कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी देश है, ठीक है ना, जितनी हमारी औकात है हम उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंट फायदा तो इसमें कोई है नहीं, क्योंकि ठीक है हम पैसा दे रहे हैं लेकिन डिसीजन तो तब भी सामने वाला ही ले रहा है ना। अगर हमारे यहाँ टेररिज्म की प्रॉब्लम है, उनके यहाँ पर नहीं है, तो वो टेररिज्म के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वोटिंग परसेंटेज है ही नहीं। वोटिंग परसेंटेज उनके पास है, अगर उनके पास ज्यादा है तो डिसीजन मेकिंग भी वही लेंगे और अपने अकॉर्डिंग लेंगे। उनके अगर टेक्नोलॉजी को उन्हें डेवलप करना है तो वो हमारे टेररिज्म पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं आ रहे हैं, हम डिसीजन डिसाइड करने के लिए हम उसके अंदर नहीं बने। सलाहकार समिति में हम रह सकते हैं लेकिन डिसीजन वही लोग लेंगे, एडवाइस दे सकते हैं लेकिन डिसीजन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है एक मतदान प्रणाली के अंदर डिसाइड की जाती है, वो चीजें बहुत खराब थी। तो इसलिए यहाँ पर ये लोग जो है कोटा कोटा फॉर्मूला जो बताया था कि कोटा के अंदर आता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कितने टाइप का कोटा होता है। कोटा का मतलब होता है कि अगर कहीं से कोई सामान आ रहा है तो उस सामान पर टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए।
तो जब ये वोटिंग परसेंटेज वाला सामान मतलब सॉरी मटेरियल आप कह सकते हैं या फिर सिस्टम कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज का जो सिस्टम आया था, तो इसी ने ही ये जो कोटा फॉर्मूला लेकर आए थे कि कोई भी देश कोटा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगी। जैसे कि मैंने आपको चावल का एग्जांपल दिया था, तो कोटा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर अमेरिका के चावल भारत में जा रहे हैं तो भारत को कोई भी राइट नहीं होगा कि वो इस पर कोटा यूज कर सके, कि आप 100% कोटा लगा दें, ये लगा दें, वो लगा दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो और ये पेपर पे साइन करवा लिया जाता था, और ये चीजें उनको पसंद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए ये लोग कोटा फॉर्मूला, वोटिंग प्रणाली, इन सारी चीजों से ये लोग खुश नहीं थे, और इस प्रकार किसी भी ठोस निर्णय के लिए ये मतलब एग्री नहीं थे कि इस तरीके से चीजें जो है ना, दोहरापन ज्यादा देखा जा रहा था कि अमीर देश जो है वो अपने लेवल के जो उनके देश हैं उन लोगों की ही हेल्प करना चाह रहे थे, हमारे लोगों के लिए कोई नहीं सोच रहा था। तो इसलिए ऐसी संस्थाओं की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ी। उसके बाद बात करें तो विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन में काफी चीजों पर डिस्कशन हुआ, ठीक है ना, 2003 के अंदर, जिसको दोहा दौर बोला गया। और इसके अंदर जो सेवाएं हैं और जो टैक्स है कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, ऐसी सारी चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ। लेकिन ये जो दोहा सम्मेलन था वो सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी डिमांड रखी गई थी वो सारी डिमांडें मानी ही नहीं गई। कई बार इस चीज को, कई बार ये राउंड खेले गए और हुए, लेकिन ये जो दोहा दौर था उसके अंदर यही कहा गया कि नहीं, कहीं भी वेट नहीं लगना चाहिए। वेट का मतलब टैक्स होता है, कहीं भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, और जो सेवाएं हैं उनको फ्री रखना चाहिए। ये सारी चीजें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसाइड की गई, तो ये एक उसके लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी। वहीं यूएन और यूएनएससी जो है और G4 ऐसे राष्ट्र हैं, ये मतलब सीटों को पहले ही स्थायी कर देते हैं, मतलब कि किसी और के लिए यहाँ पे सीट जो है वो ओपन ही नहीं हो रही है। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम बना हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद वैश्विक शासन और अधिक विखंडित होता जा रहा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो स्थापित हैं और जो शक्तियां उभर रही है उनके बीच में अब गतिरोध हो रहा है। आप भी देख सकते हैं कि अभी कुछ ही टाइम में जब से कोरोना वाला पीरियड आया है तो किस तरीके से अमेरिका है, इजराइल है, भारत है, चाइना है, कंडीशन क्या हो रही है, कौन सा देश किसको कंट्रोल कर रहा है, अब कोई मैटर नहीं करता, सब अपने देश के लिए लगे हुए हैं। पाकिस्तान, भारत अगर कुछ मांग रहा है अमेरिका से तो वो देने को राजी नहीं है, अमेरिका भारत से कुछ मांग रहा है तो हम देने को राजी नहीं है। इस तरीके से कंडीशन चल रही है कि अपने लिए करो, वो करो। तो यहाँ पर क्या है, जो पहले से स्थापित थी, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर जो कंट्रीज देखी जाती थी पावरफुल, और आज के टाइम में जो देखी जा रही है, और अब जो शक्तियां उभर रही है, अब उनके बीच में कंपटीशन, संघर्ष इतना ज्यादा हो गया है कि अब जो संस्थाएं हैं जो बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे विखंडित होती जा रही हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर, या ऑयल का जिनके ऊपर ये कोरिया जैसे जो देश हैं, ठीक है ना, ऐसे देशों में जो तेल को लेकर जो संगठन बनाए हुए थे, जैसे ओपेक जैसी जो कंट्री, मतलब ओपेक जैसे जो संगठन है, वो जब संगठन, इस टाइप के जो संगठन बने हुए थे, तो उसमें क्या होता है कि जहां पर किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है और लग रहा है कि हाँ हमारी नहीं सुनी जा रही, तो वो उस संगठन से निकल सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि गतिरोध बढ़ रहा है, और जो संस्थाएं बनी हैं, जैसे कि मैंने ओपेक जैसे का एग्जांपल दिया, जो संस्थाएं बनी हैं वो भी विखंडित हो रही है, बिखर रही हैं। जो मेंबर हैं वो उनको छोड़ रहे हैं, दूसरे मेंबर्स दूसरे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तरह से विखंडित हो रही है, क्योंकि उभरती हुई शक्तियां पुराने लोगों को बदलने के लिए और नए संस्थानों को स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। अब वो ये देख रही है कि जहां हमारा बेनिफिट है, जैसे कि लास्ट क्लास में बोला कि आप में से एक क्लास के अंदर अगर 10 लोगों को सेम प्रॉब्लम है तो 10 लोग इकट्ठे आते हैं, यार ये है वो है, डिस्कशन करते हैं और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। तो ऐसे ही ये उस टाइम पर था। अब जैसे कि आसियान है, ठीक है ना, सार्क है, ये सारे क्या है, ये वो देश हैं जिनके लोगों को सेम प्रॉब्लम है, जो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और लगता है कि एक दूसरे की भलाई के लिए हैं। तो ये अब जो शक्तियां अब उभर रही हैं वो अपने नए इंस्टीट्यूशन बना रही हैं, और इसलिए ये पुराने इंस्टीट्यूशंस को, पुराने लोगों को, पुराने देशों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB,
ये एक ऐसी बहुपक्षीय विकास बैंक है, ये भी एक विकास बैंक है, ठीक है ना, मतलब डेवलपमेंट के लिए फोर्सेबल है, जो एशिया के अंदर है, और एशिया में जिन्हें सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है, ये उनके लिए एक मिशन का काम करता है कि अगर आपको सोशल प्रॉब्लम हो रही है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए एक AIIB मतलब एशियन, मतलब एशिया में जितने देश हैं जो इसका पार्ट हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ एक बैंक बनाया गया था। ये जो AIIB बैंक है ये 25 दिसंबर 2015 के अंदर बनाया गया था, और ये एक समझौते, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तो उसके अंदर कुछ देश मिलकर उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, तो ऐसे ही इसको कुछ देशों ने मिलकर बनाया, और ये बहुपक्षीय संधि है, मतलब दोनों तरफ से है और काफी सारे पक्षों को देखकर ही बनाई गई है। समझौते के लिए इसके अंदर अभी तक जो मेंबर देखे गए हैं वो 57 मेंबर है। 57 मेंबर मतलब 57 लोग नहीं है, 57 देश इसके अंदर शामिल है। 57, तो 57 जो संस्थापक सदस्य इसके अंदर हैं, इन 57 देशों ने मिलकर 2015 में इस AIIB को निर्मित किया था, ठीक है ना। और ये एक बैंक है जो लोगों को सोशल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उभरने में सहायता देता है। इसका जो मुख्यालय है, AIIB का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, और जनवरी 2016 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। बैंक के जो सदस्य हैं वो अब दुनिया भर में 97 सदस्यों तक बढ़ गए हैं, मतलब जो बैंक के सदस्य हैं वो पहले 57 थे और अब वो 97 हो गए हैं, 100 में 3 कम। आर्मेनिया, लेबनान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस आदि जो 27 इसके अभी भी संभावित सदस्य माने जाते हैं। G20 राष्ट्रों में से 14 AIIB सदस्य हैं, मतलब G20 राष्ट्र के अंदर 14 सदस्य ऐसे हैं जो इस बैंक के अंदर शामिल हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK भी शामिल है। तो देख लीजिए कि ये बैंक मतलब कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि इसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। एशिया और उसके बाद के जो स्थायी बुनियादी ढांचे हैं और अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं उसके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को सेवाओं और बाजारों को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए ताकि ये बेहतर सेवाओं को प्राप्त कर सकें, बाजारों को आपस में जोड़ सकें, इन्वेस्ट कर सकें एक दूसरे के प्रोडक्शन के अंदर, इसलिए इन लोगों को जोड़ने के लिए ये बैंक लाया गया था, जो समय के साथ अरबों के जीवन को प्रभावित करेगा। अरबों का मतलब है मतलब जनसंख्या से, अरबों की जनसंख्या को प्रभावित करेगा और उनके एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। तो ये आपका जो है ग्लोबल शिफ्ट पावर एंड गवर्नेंस, ये टॉपिक आपका आज पूरा हो गया है। सो आज आपके सारे जो टॉपिक हैं वो पूरे हो चुके हैं। सो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में आपको मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे मैम कि ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए। क्या? मैम ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए, ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए। बेटा ग्रुप का लिंक तो मैं यहाँ कैसे सेंड करूँ? आई डोंट नो हाउ टू सेंड ऑन द ग्रुप। और वैसे भी मेरे तो व्हाट्सअप का है, मैं व्हाट्सअप यहाँ कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। आप में से ये आधे से ज़्यादा बच्चे तो शायद ग्रुप के अंदर है, तो जिनके पास भी है वो लोग ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए, ठीक है। और बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है सो यू कैन आस्क मी, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी जैसे कि अभी हमने आपका जो एक क्वेश्चन है वो ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर आएगा, मतलब ये पावर शिफ्टिंग के ऊपर कि किस तरीके से। और अब तो वैसे ही ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि इसके अंदर जो कोविड को लेके प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे रिलेटेड, कोविड से नहीं पर इस पे एक क्वेश्चन आता है पावर शिफ्टिंग को लेकर कि 2019 to 21st सेंचुरी के अंदर ये कैसे पावर शिफ्टिंग हुई है। दूसरा आपका अगर एक क्वेश्चन और है तो वो सीधा आपका आएगा कि ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स होगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझाते हुए या उसको एक्सप्लेन करते हुए आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में बताइए और इसके कौन कौन से परिप्रेक्ष्य है, कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, ठीक है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन के बारे में बताइए। जो इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, WB है,
IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ITU है, गेट है, UN है। तो इन सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में आप इस पे डिस्कस कीजिए। बबीता कुमारी प्लीज ऑफ योर माइक। Yes, one minute. और तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं सिलेबस से देखती हूँ। हाँ, तीसरा आपका माइग्रेशन को लेकर आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कि माइग्रेशन क्यों इतना बढ़ रहा है और इसकी समस्या क्या है उसको समझाइए। चौथा जो आपका क्वेश्चन है, आपका चौथा क्वेश्चन आपका आ सकता है इकोलॉजिकल इश्यूज पर। इकोलॉजिकल इश्यूज इन द सेंस कि आपके जो एनवायरनमेंट को लेकर जो एग्रीमेंट हुए हैं और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और इसके ऊपर जो डिबेट है, साउथ साउथ डिबेट है, साउथ एंड नॉर्थ डिबेट जो मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ नॉर्थ डिबेट की कैसे भारत जैसे देश जो कि विकासशील देश हैं और कैसे अमेरिका जैसे देश जो कि विकसित हैं, इन दोनों के बीच में किस तरीके से पर्यावरण को लेकर डिबेट चली है कि जो विकसित देश हैं वो उनका यही कहना है कि हम लोगों ने जितना विकास करना था कर लिया, लेकिन अब हम अपने विकास को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं वो अपना विकास रोकेंगे नहीं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उनको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं और उनसे कहेंगे कि आप तो टेक्नोलॉजी का कम यूज करिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज्यादा यूज करिए, मतलब कि आप उतना ही यूज करिए जितना कि आने वाली जनरेशन को बचे। इससे क्या होगा कि हमें जो हेल्प देनी है एनवायरनमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, क्योंकि उन्हें बोला है कि जो विकसित देश हैं वो अपने मीथेन जैसी गैस जो है उनके अंदर इतना परसेंटेज कम करें, ठीक है ना। तो उनको परसेंटेज बताया हुआ है, तो उस परसेंटेज को कम करने की जगह वो विकासशील देशों पे ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि आप अपनी टेक्नोलॉजी और इन सबको थोड़ा सा कम कर दीजिए और हम आपको जो है फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे। तो इस टाइप की डिबेट चल रही है। और विकासशील देशों का कहना होता है कि मतलब हम अपना, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है, तो इसकी भरपाई आप करेंगे, हम अपने विकास को नहीं रोक सकते हैं। और उनका कहना है कि ये पहले से ही हो चुका है और इसका ब्लेम हम अपने ऊपर अकेले नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्थ और साउथ की डिबेट है वो इसके अंदर आएगी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका आएगा टेररिज्म को लेकर, इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर, ठीक है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट टेररिज्म, ठीक है ना। 9/11 की घटना वगैरह इसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि किस तरीके से 9/11 की घटना ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था, ठीक है। माइग्रेशन का मैंने आपको बता दिया, इकोलॉजिकल इश्यूज बता दिया है। हाँ, आपका न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब जो परमाणु को लेकर एक क्वेश्चन आपका, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, टिप्पणी भी आ सकती है, जो मतलब कि आपकी 7 नंबर या ऐसा कोई टिप्पणी भी लिखने को आ सकती है परमाणु के ऊपर और ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और टिप्पणी भी आ सकती है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो बाकी जो आज की PDF है या PPT है वो मैं आपको थोड़ी देर में आपके WhatsApp ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है और जो लिंक में अभी हैं, जिनके पास लिंक है या WhatsApp ग्रुप में है, वो यहाँ पर मैसेज करके लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों के पास नहीं है वो उसके अंदर ऐड हो सके और उन बच्चों को नोट्स या PDF जो भी है वो उनको मिल सके, ठीक है। और दूसरी बात, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वो क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको PPT दी है आप उसी को ही अच्छे से बनाकर और थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो आपको समझ में आएगा। मैम ग्रुप लिंक नहीं मिल पाया अभी तक। आप वैसे मैसेज वगैरह डाल दीजिए, बच्चे तो वैसे भी रात भर ऑनलाइन रहते हैं, तो जो होगा वो डाल देगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ है नहीं सो मैं आपको शेयर कर पाऊँ, ठीक है ना।
हाँ, तो आप यहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर लीजिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ, सो मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम ये जो माइग्रेशन बता रहे थे आप कि क्यों बढ़ रहा है, तो इसको हम अभी से रिलेटेड करके आंसर दे सकते हैं, मतलब जो 2021 में जो अभी सबसे अच्छा आंसर आपका यही होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आपका वो पॉलिटिकल प्रोसेस हो या फिर आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, कोई भी हो, उसके अंदर अगर आप करंट इश्यूज ऐड करते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा होता है, और उसके अंदर आपको मार्किंग भी काफी अच्छी मिलती है। जब आप आंसर अटेंड करें तो उसको कोशिश कीजिए हाईलाइट कर दीजिए जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या जो आप बताना चाह रहे हैं कि मैंने इसके अंदर ये नया या करंट अफेयर्स ऐड किया है, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी मार्किंग इम्प्रूव करती है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ओके चलिए मैम। फिर, आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और जो जिन्हें लिंक नहीं है, कुछ कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, देन यू कैन आस्क फॉर योर नोट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। मैम मैम एक क्वेश्चन है। कोई ग्रुप लिंक सेंड कर दो भाई।